तो पहले रिकॉर्डिंग नहीं चल रही थी क्या? चलिए फिर से रिपीट करता हूँ। चलिए बच्चों, कुछ लगता है नेटवर्क का प्रॉब्लम है आज। तो ये पहला पॉइंट सबको समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट भी लोग ध्यान से समझ लें फिर से। माइक्रो इकोनॉमिक्स के हिसाब से हम क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे? लेबर को मिलने वाला पैसा इज कॉल्ड एज वेजेस, लैंड पे जो पे करेंगे रेंट, कैपिटल पे इंटरेस्ट, एंड एंटरप्रेन्योर को क्या मिलेगा? प्रॉफिट। वेरी गुड। बट मैक्रो इकोनॉमिक्स के हिसाब से वी हैव टू सेक्टर्स, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज सेक्टर में जिसको वेजेस मिलता है, इट इज रीनेम्ड एज कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। दोज पीपल हु गेट रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। नेशनल इनकम की अकाउंटिंग में आप इन सबको एग्रीगेट करके एक नाम देते हैं, व्हाट इज दैट? ऑपरेटिंग सरप्लस। और गांव वगैरह में कोई जॉब कर रहा है तो उसे वेजेस मिल रहा है। जमीन उसने किसी को दे दी खेती करने के लिए, तो क्या मिल रहा है उसको? रेंट। पैसे किसी को लेंड कर दिए तो ही इज गेटिंग व्हाट? इंटरेस्ट। और चाय की दुकान खोल के बैठा हुआ है गांव में, क्या मिल रहा है? प्रॉफिट। बट वहां पे इनकम्स का अलग अलग क्लासिफिकेशन नहीं है बच्चों। वी कॉल ऑल ऑफ देम एज मिक्स्ड इनकम। इतनी कहानी सबको समझ में आ गई? तो रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट को कैसे कैटेगराइज किया, ये क्लियर हो गया। कुछ बच्चे यहाँ पे गलती भी समझ लेते हैं। बच्चे सोचते हैं कि कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस, दोनों को जोड़ देंगे तो मिक्स इनकम आएगी। ऐसा नहीं है। इफ वी आर लिविंग इन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, वी आर डूइंग जॉब इन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंड वी आर अर्निंग वेजेस, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। अर्बन एरिया में आपने अपनी बिल्डिंग किसी को किराए पे दे दी, वी आर गेटिंग रेंट। मनी लैंड कर दिया, वी आर गेटिंग इंटरेस्ट। बिजनेस कर रहे हैं, वी आर गेटिंग प्रॉफिट। इन तीनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? मिक्स्ड इनकम नहीं, इन तीनों को जोड़ेंगे तो ऑपरेटिंग सरप्लस आएगा। गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम था विनोद। क्या नाम था? विनोद। और हमेशा मुखिया होने वाला उसको बोलता था, विनोद देख रहे हो ना? वो कहेगा क्या देखूं मैं? अरे तुम्हें ये देखना है कि तुम अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हो, तो तुम इतना काम करके जो पैसा कमाते हो उसे क्या बोलेंगे? कहेगा हाँ मुखिया जी, इसे मिक्स इनकम बोलेंगे। समझ में आ गया? तो शहर वाले लोगों के लिए वाह, रेस्ट इन पीस को बोलेंगे कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज एंड ऑपरेटिंग सरप्लस। और विनोद गांव में कौन सी इनकम कमा रहा है? मिक्स इनकम। तो कृपया करके कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज एंड ऑपरेटिंग सरप्लस के टोटल को मिक्स्ड इनकम ना समझ लिया जाए। फंडामेंटल इज अंडरस्टूड? तो जिस चीज को शहर में वाटर पार्क बोलते हैं, गांव में उसको नहर बोलते हैं। लॉजिक समझ में आ गया? वाटर पार्क इज डिफरेंट, नहर इज डिफरेंट। जिस चीज को शहर में गैया का खाना बोलते हैं ब्यूफे, गांव में उसको भंडारा बोलते हैं। तो भंडारा और ब्यूफे को एक ना समझ लें। लॉजिक अंडरस्टूड वेल? लॉजिक अंडरस्टूड वेल? पक्का? तो शहर में बच्चे कहेंगे अपने पापा से वाटर पार्क ले चलो, गांव में लड़का कहेगा अपने ताऊ जी से मैं नहर पे जा रहा हूं नहाने। दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक? झटपट अपडेट कर ले। यस सर। सो आगे चलते हैं बच्चों। जब आप ऐड कर देंगे इस कंटेंट को, तो आपको जो इनकम मिलेगी दैट इज नोन एज व्हाट? डोमेस्टिक इनकम या फैक्टर इनकम। सो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज क्या होता है सबको पता लग गया। ऑर्गेनाइज सेक्टर में वेजेस को एक नया नाम दिया गया, इट इज कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। व्हाट इज ऑपरेटिंग सरप्लस, ये भी पता लग गया। रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट के एग्रीगेट को क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग सरप्लस। मिक्स्ड इनकम, यही इनकम्स होती हैं बट द सेक्टर इज अनऑर्गेनाइज्ड। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? तो यू कैन से कि इंडिया को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, अर्बन एरिया एंड रूरल एरिया। तो रूरल एरिया में इन इनकम्स को एक नाम दिया गया है, व्हाट इज दैट? मिक्स्ड इनकम। इन अर्बन एरिया दे आर डिवाइडेड इनटू टू सबहेड्स, वन इज कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज एंड अदर इज व्हाट? ऑपरेटिंग सरप्लस। इतनी कहानी सबको समझ में आ गई या नहीं आई? आ गई। चलिए, तो इन तीनों को जोड़ देंगे तो आंसर क्या आएगा बच्चों हमारा? एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब याद करिए फर्स्ट मेथड में एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आपका कब आता था? आप सबसे पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट लिखते थे, माइनस करते थे कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यूज्ड टू गेट जीडीपी एट मार्केट प्राइस, माइनस करते थे डेप्रिसिएशन, आंसर आता था बच्चों एनडीपी एट मार्केट प्राइस, और माइनस करते थे नेट एंड डायरेक्ट टैक्सेस, तब जाके आता था एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस कि आप इन सब चीजों के बाद एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालते थे, यहां पे इन तीन के बाद ही आंसर आ गया। तो दीज थ्री आइटम्स आर इक्विवेलेंट टू दोज 6 कैलकुलेशंस
in the name of value of output, less cost of intermediate consumption, less GDP at market price, less depreciation, less NDP at market price, less net indirect tax. तो इसका मतलब समझ लीजिए, और ये मतलब मेरे पहले वाले चार्ट से आपको समझ में आ जाएगा। ये सबसे पहले जो गुड्स हमने प्रोड्यूस किए माइनस हमारी बाइंग कॉस्ट, ये हमारा वैल्यू एडेड आ गया। सम मनी वी विल सेट असाइड फॉर रिप्लेसिंग आवर असेट्स, सम मनी वील पे टू द गवर्नमेंट एज टैक्सेस। जो बचेगा वही तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में डिस्ट्रीब्यूट होगा। समझ में आ गई बातें? चलिए, thereafter we'll be adding what is called as children net income from abroad। यहां से आपका रास्ता सेम हो जाएगा and you will get what? national income। तो सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों इस मेथड में ये दो चीजें कैलकुलेट करना है। वन इज कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज एंड अदर इज ऑपरेटिंग सरप्लस। बच्चे कहेंगे इसमें क्या इंपॉर्टेंट है सर, वेजेस ही तो है। ऐसा नहीं है, इसका बहुत बड़ा फॉर्मेट है, वो सारे आइटम्स आपको आने चाहिए। तो एनआई का कैलकुलेशन जब भी एग्जाम में आता है 90% ऑफ द टाइम वो फर्स्ट और थर्ड मेथड से ही आता है। इस मेथड में ज्यादा इंपॉर्टेंस एनआई को नहीं दी जाती, किसको दी जाती है? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज एंड ऑपरेटिंग सरप्लस को। समझ गए बात को? समझ गए बात को भाई? चलिए, तो स्टेप नंबर 3 पीपल मस्ट हैव कॉपीड। स्टेप नंबर 3 का चार्ट चाहे तो आप कॉपी करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ये चार्ट एकदम सेम है। यहां तक इसमें स्टेप 3 है, फिर 4 और 5 ऐड हो चुका है। लिख लेंगे लोग? चलिए झटपट इसको अपडेट कर लीजिए। दिस वाज द सेकंड मेथड चिल्ड्रन, अपडेटेड सुपर क्विकली। लेट अस गेट डाउन टू द मेन गेम चिल्ड्रन। बाकी अभी सब जो आपने पढ़ा था दैट वाज अ प्रैक्टिकल टाइम पास इन दिस मेथड। मेन कहानी यहां से स्टार्ट होती है। ऑपरेटिंग सरप्लस किसको बोलते हैं एंड कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज किसको बोलते हैं? इन चीजों में ऑपरेटिंग सरप्लस में उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों को फंसती है व्हाइल कैलकुलेटिंग कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। कॉन्सेप्ट वहीं पे है। तो पहले गेम ओवर कर देते हैं छोटे खेल से, दैट इज अंडरस्टैंडिंग ऑपरेटिंग सरप्लस। रेंट जैसा आपने कुछ पढ़ा था, इंटरेस्ट जैसा आपने कुछ पढ़ा था, एज वेल एज प्रॉफिट। क्वेश्चन में इनके सिनोनिम्स आएंगे। विद रेंट यू मे ऑल्सो गेट रॉयल्टी। रियलिटी में रॉयल्टी होती क्या है? आप किसी का ब्रांड नेम यूज करते हैं किसी चीज को प्रोड्यूस करने में, और उस ब्रांड नेम का आप उसको किराया देते हैं कि भाई हम तुम्हारे नाम से बिजनेस कर रहे हैं। देन यू हैव टू पे सम मनी, जिसको आप क्या बोलेंगे? रॉयल्टी। या मेरे पास एक कोल माइन थी, कोयले की खदान थी, और मेरे पास ना टाइम था ना अकल थी उसके अंदर से कोयला निकालने की। आपके पास दोनों चीजें हैं, तो आपने कहा कि भाई 1 लाख रुपए आपको दे देंगे एज रेंट, और जितना कोयला निकलेगा 10 रुपी पर टन, हर 1 टन कोयले का 10 रुपए आपको देंगे। आई सेड बहुत बढ़िया। पहले साल आपने 10,000 टन कोयला निकाला। कितना? 10,000 टन। 1 टन का 10 रुपए दे रहे हैं, तो 1 लाख ये और 1 लाख रेंट, टोटल मेरे को कितना मिल गया? 2 लाख। इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो ये सिक्योरिटीज जैसे डिबेंचर्स पे होता है, लोन पे होता है, बट शेयर्स भी एक तरह की सिक्योरिटी है। उस पे कंपनीज क्या पे करती हैं आपको? डिविडेंड। तो इंटरेस्ट के साथ साथ नाउ क्वेश्चन विल ऑलवेज या ऑल्सो गिव यू द कंटेंट लाइक डिविडेंड। प्रॉफिट में बच्चों थोड़ा सा सो कॉल्ड कैच है। क्या कैच है? हमेशा क्वेश्चन में आपको कंसिडर करना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आई रिपीट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्यों सर, टैक्स क्यों कंसिडर करेंगे एज इनकम? भाई टैक्स भारत सरकार की इनकम है, इसलिए आप टैक्स को कंसिडर करेंगे। और अल्टीमेटली इस टैक्स के पैसे से गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विसेज खरीदती है अपने डिपार्टमेंट्स के लिए, तो ये पैसा भी अल्टीमेटली फ्लो ऑफ करंट आउटपुट में जाएगा ही जाएगा। तो मान लीजिए क्वेश्चन आपको बोले प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 50, तो आप 50 को कंसिडर कर लेंगे। बट अगर क्वेश्चन आपको टैक्स बता दे 7,000 एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 43, कैसे 43 से 50 तक आएंगे आप? 7 को ऐड करके। तो ऑलवेज रिमेंबर, ऑपरेटिंग सरप्लस में 3 नहीं 5 चीजें जुड़ेंगी। कौन कौन सी 5? रेंट के साथ रॉयल्टी, इंटरेस्ट के साथ डिविडेंड, और कौन सा वाला प्रॉफिट लेना है? बिफोर टैक्स लेना है, आफ्टर टैक्स नहीं लेना। अब बाई चांस आपको क्वेश्चन में टैक्स मिले ही ना, तो भाई मरता क्या ना मरता, फिर तो आपको 43 ही लेना पड़ेगा। इतनी कहानी सबको समझ में आ गई? पक्का? सो प्लीज कॉपी दिस कॉम्पोजिशन चिल्ड्रन, वेरी इंपॉर्टेंट इट इज। तो बच्चों ऑपरेटिंग सरप्लस वाज जस्ट लाइक पोटैटो, अनियन, टोमेटोज। बहुत मिलेंगे बाजार में,
क्वालिटी में भी कुछ खास कॉम्प्रोमाइज नहीं है। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय इज अ पनीर दो प्याजा रेसिपी। थोड़ा सा भी कुछ गड़बड़ हो गया, पूरी सब्जी का टेस्ट चौपट। समझ में आ गए सारे के सारे पोपट? चलिए ध्यान से सुनिएगा। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के लिए मैंने एक ब्रह्मास्त्र डेवलप किया है। चैलेंज है, दुनिया की किसी किताब में ऐसा लिखा हुआ नहीं मिला, बस आपको इसका रिलेशनशिप नजर आएगा। एनी मनी दैट एक्ट्स एज अ पेमेंट टू द एम्प्लॉय फ्रॉम हुज पॉकेट चिल्ड्रन? एम्प्लॉयर। आपकी फैक्ट्री में कोई जॉब कर रहा है, आपने उसका इंश्योरेंस करवाया हुआ है, उसका एक्सीडेंट हो गया, इंश्योरेंस कंपनी ने 10 लाख रुपए उसको दे दिए। इट इज अ पेमेंट टू द एम्प्लॉय, यस और नो चिल्ड्रन? बट क्या आपकी जेब से गया पैसा? किसकी जेब से गया? इंश्योरेंस कंपनी की जेब से गया। एम्प्लॉयर आप खुद हैं दुआ साहब, आंखें खोल लीजिए ध्यान से। तो क्या आपकी जेब से पैसा गया? किसकी जेब से गया? इंश्योरेंस कंपनी। सॉरी, ये पैसा कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज नहीं होगा। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर। आपका एम्प्लॉय ऑफिस पर्पस के लिए 1 वीक की टूरिंग के लिए जा रहा है, कुछ ऑर्डर वगैरह लेके आएगा, मार्केट डेवलप करके आएगा। आपने कहा पैसे रख लो होटल रेंट वगैरह खाने पीने के लिए, तो आपने उसको पैसे तो दिए, बट क्या ये पैसा उसको पर्सनल बेनिफिट या उसके फैमिली मेंबर को कोई बेनिफिट देगा बच्चों? नो, ये तो ऑफिस के काम से जा रहा है, तो उसको कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो ये भी कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में नहीं आएगा। तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में आने के लिए दो कैरेक्टरिस्टिक्स का होना बहुत जरूरी है। पहला बच्चों, पेमेंट शुड बी डन टू द एम्प्लॉय बाय होम चिल्ड्रन? एम्प्लॉयर, एंड इट शुड गिव बेनिफिट टू द एम्प्लॉय और एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली। समझ में आ गई बात? तो अगर आपके स्कूल टीचर्स स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में बिजी हैं और स्कूल उनको थोड़ा सा टी और रिफ्रेशमेंट देता है, सॉरी, इट इज नॉट कॉल्ड एज कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। बट अगर स्कूल उनको 5,000 रुपीज का एक गिफ्ट कार्ड दे दे और कहे जाइए दीपावली में अपने परिवार के साथ शॉपिंग करके आइए, डेफिनेटली इट विल बी कॉल्ड एज कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। बात समझ में आई? तो आपके घर में हाउस हेल्प और मेड आती होंगी, मम्मी जो सैलरी दे रही है वो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय है। होली, दिवाली, ईद, बकरीद, क्रिसमस वगैरह वगैरह जो उसको कैश गिफ्ट या कोई भी सामान मिल रहा है वो भी कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय है। बट डेली मम्मी उसको एक कप चाय पिलाती हैं और एक बढ़िया देशी घी वाला पराठा खिलाती हैं। पापा को नहीं खिलाती देशी पराठा, कोलेस्ट्रॉल ना हो जाए, खर्चा बढ़ जाएगा। उसको जरूर खिलाती हैं ताकि एब्सेंट ना हो जाए। दैट वोंट बी कॉल्ड एज कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, क्योंकि जितना घी वाला पराठा आप उसको खिलाएंगे उतना तो काम करवा के तेल निकाल लेंगे उसका। इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट अंडरस्टूड? तो बच्चों ये दो लाल चीजें याद रखिएगा, नहीं तो नंबर भी इसी रंग के नजर आएंगे एग्जाम में। फंडामेंटल इज अंडरस्टूड? पेमेंट किसने किसको करना है? एम्प्लॉयर ने करना है। किसको? एम्प्लॉय को, बट इट शुड गिव बेनिफिट टू द एम्प्लॉय और मेंबर ऑफ हिज फैमिली। समझे इस बात को? तो एम्प्लॉय को पैसा तो मिला, केबीसी से कौन बनेगा करोड़पति से, ये कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉय नहीं है। एम्प्लॉय को पैसा तो मिला, बट बोला गया सप्लायर का पैसा जाओ पेमेंट कराओ जाके, तो क्या वो पैसा एम्प्लॉय के परिवार को या उसको फायदा देगा? नो, वो तो एक मैनेजर था, पैसा उसने मालिक से लिया और जाके सप्लायर को पे कराया, तो उसको कोई भी बेनिफिट नहीं मिला। तो ये दो बातों का होना बहुत जरूरी है। देन ओनली यू कैन कॉल द कंटेंट टू एक्ट एज व्हाट? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। समझ में आई ये बात सबको बच्चों? खोपड़े में बात गई? चलिए, तो इसके 3 फॉर्म्स है चिल्ड्रन। पहला, थिंग्स आर पेड इन कैश, पैसा एम्प्लॉयर की जेब से निकल के एम्प्लॉय की जेब में जा रहा है। दूसरा, पैसा तो एम्प्लॉयर की जेब से निकल रहा है, एम्प्लॉय की जेब में नहीं जा रहा, एम्प्लॉय के लिए जा रहा है। आई रिपीट, फर्स्ट कैटेगरी, फ्रॉम द एम्प्लॉयर्स पॉकेट इट इज गोइंग इन टू द पॉकेट ऑफ द एम्प्लॉय। सेकेंड कैटेगरी, फ्रॉम एम्प्लॉयर्स पॉकेट इट इज गोइंग for the employee, not in the pocket of the employee. It is going for the employee, not in the pocket of the employee. तो आपको वेजेस मिल रहा है अगर ब्लू कॉलर वर्कर है, लो लेवल ऑफिस स्टाफ है तो क्या मिलेगा? सैलरी। होली, दिवाली, ईद, बकरीद क्या मिलेगा? बोनस। बढ़िया सेल की तो क्या मिलेगा? कमीशन। महंगाई झेलने के लिए महंगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंस। ऑफिस के काम से तो नहीं, पर्सनल काम से भी अगर आप जा रहे हैं तो आपको एम्प्लॉयर पैसे देता है। अगर परिवार के साथ घूमने जा रहे हैं तो आपको मिलता है लीव ट्रैवल कंसेशन। सर मतलब 50,000 रुपए एम्प्लॉयर आपको दे देगा, जाओ परिवार साथ घूम टहल के मौज मस्ती छुट्टी मना के आओ। आपके 60,000 खर्च हो गए,
तो दलिद्रों 10 तो अपनी जेब से खर्च कर लो, कम से कम 50,000 आपके एम्प्लॉयर ने दे दिया है। हर 2 साल 3 साल के गैप में ये पैसा दिया जाता है। जनरली बैंक्स वगैरह में काफी प्रेवलेंट होता है ये, तो इसको बोलते हैं LTA, लीव ट्रैवल अलाउंस या लीव ट्रैवल कंसेशन। ओके, सिक लीव मतलब पगड़ी बांध के सिक बनना पड़ेगा आपको? नो, तबियत खराब हो गई, अस्पताल में जमा है, समझ में आ गया? अरे मतलब एडमिट है, जमा है मतलब, और एम्प्लॉयर कह रहा है चलो 15 दिन की छुट्टी सैंक्शन कर देता हूं, कोई सैलरी नहीं कटेगी तुम्हारी, तो यहां पे पैसा आपकी जेब में आ गया, कटी नई सैलरी आपकी। खोपड़े में बात गई। ट्रैवलिंग अलाउंस कुड भी, वैसे तो आपको अपनी गाड़ी से ऑफिस आना है, बट एम्प्लॉयर कह रहा है मैं 10,000 महीना दे रहा हूं, तुम ओला कैब करके आ जाना, तो ये भी आपको कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज की कैटेगरी में ही लिखना है। बट ऑफिस आने के बाद कोई ऑफिस की मीटिंग अटेंड करने कहीं अगर गए, वो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय नहीं होगा, वो वर्क प्रोफाइल है आपका। समझ में आ गई बात? एवरी मंथ आपका एम्प्लॉयर आपकी सैलरी से कुछ पैसा काटेगा, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, अपने पास से भी उतना मिलाएगा और प्रोविडेंट फंड स्कीम में जमा कर देगा। व्हेन यू विल रिटायर, 1/3 पैसा आपको लगभग मिल जाएगा, 2/3 पैसे से आपकी मंथली पेंशन बन जाएगी। समझ में आ गई बात? तो अभी पैसा आपकी जेब में नहीं आ रहा, आपके लिए कहीं जमा हो रहा है, सेव हो रहा है। सेम इज द केस विद ग्रेचुटी एंड पेंशन ऑल्सो। हर महीने आपका इंश्योरेंस प्रीमियम दिया जा रहा है कि अगर आप टैया हो गए तो आपके परिवार भैया भैया ना करें, तो सो कॉल्ड उनके खाने पीने के लिए व्यवस्था ठीक से कर दी जाए। खोपड़े में बात गई। तो प्रीमियम इज बीइंग पेड नॉट टू यू एज एन एम्प्लॉय, रादर टू द इंश्योरेंस कंपनी फॉर यू पीपल। तो ये नगद नारायण आपकी जेब में आया, ये आपके लिए किसी की जेब में गया। इतनी बातें समझ में आ गई? इन बातों को बच्चों याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपको आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड और इंक्लूडेड इन कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, तो ये बातें आपको याद होनी चाहिए। और हमेशा बच्चों ये सेंटेंस याद रखिएगा, पेमेंट कहां से कहां पे होगा? एम्प्लॉयर की पॉकेट से एम्प्लॉय के लिए, और बेनिफिट उसे या उसके फैमिली मेंबर्स को मिले। रेम्यूनरेशन इन काइंड, पैसा तो आपको नहीं मिलेगा, आपको सर्विसेज मिलेंगी। यू आर लिविंग इन अ रेंटेड प्रॉपर्टी, लैंडलॉर्ड को किराया आपका एम्प्लॉयर दे रहा है। यू आर गेटिंग फ्री मेडिसिन फ्रॉम अ नियर बाय शॉप और फ्रॉम अपोलो क्लिनिक बाय शोइंग योर ID कार्ड ऑफ द ऑफिस, ऑफिस पेमेंट कर देगा अपोलो वालों को। यू आर गेटिंग फ्री फूड इन द ऑफिस, बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा ऑफिस दे रहा है, स्कूल की फीस बच्चों की आपके ऑफिस ने भर दी। घर से ऑफिस और ऑफिस से घर भी व्यवस्था आपके एम्प्लॉयर ने कर दी। रिक्रिएशनल अलाउंस क्या होता है? अरे कुछ यही पार्क वगैरह में चले गए, पार्टी वगैरह में चले गए, मूवी देखने चले गए, हु इज पेइंग द मनी? एम्प्लॉयर। टिकट मंगवा दी हर एम्प्लॉय की फैमिली के लिए, दैट इज रिक्रिएशनल अलाउंस। कुछ लोग कपड़े तो पहन के जाते हैं, गंदे संदे कपड़े पहन के जाते हैं, तो एम्प्लॉयर कह रहा है भाई साफ सुथरे कपड़े पहन के आओ ताकि दूसरे लोग बेहोश ना हो जाएं और ऑफिस में रूम फ्रेशनर का खर्चा बच जाए। तो आपको एक अलाउंस मिलता है जिसको बोलते हैं यूनिफॉर्म अलाउंस, व्हाट? वर्दी अलाउंस। वो जैसे एनसीसी कैडेट्स को मिलता है ना, एग्जैक्टली लाइक दैट, वो उससे समोसा खा लेते हैं। ये कैसा चेकोस्लोवाकिया चले गए बच्चे? नहीं, चेकोस्लोवाकिया नहीं गए हैं। क्रेच, छोटे बच्चों को झेलने की मतलब संभालने की जो जगह होती है उसे क्या बोलते हैं? क्रेच। अब किसी के नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, पता लगा ऑफिस में एम्प्लॉय काम कर रहा है या काम कर रही है आंटी जी, वो कॉफी गिरा दिया कीबोर्ड के ऊपर, मम्मी ने पूछे क्या किए, वो कीबोर्ड में काफी होल थे, मैंने सोचा भर दूं उसको। इज दैट क्लियर? तो ऐसे दलिद्र बच्चों को चेकोस्लोवाकिया भेज दिया जाएगा। कहां भेज दिया जाएगा? क्रेच में। और वहां के जो खर्चे होंगे वो आपका मालिक बेयर करेगा। 10 लाख रुपए का आपको लोन मिला है जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, 80,000 आपको नहीं पे करना, आपका एम्प्लॉयर पे करेगा। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। ये इंश्योरेंस कंपनी में बड़ा प्रेवलेंट होता है। समझ में आ गई ये बात? तो कोई क्रच को चेकोस्लोवाकिया तो नहीं समझ लेगा पक्का? अभी यूट्यूब पे एक दिन देख रहे थे, एक टीचर ने लिखा कोलेस्ट्रॉल, पूछा गया व्हाट इज दिस, एक बच्चा बोला छोले की स्पेलिंग तो ठीक लिखी है, भटूरा गलत लिख दिया है। तो इट इज नॉट छोला भटूरा, इट इज कोलेस्ट्रॉल। आज की एजुकेशन खैर ऐसी ही हो चुकी है। नहीं समझ में आया छोला भटूरा? नहीं समझ में आया? सर छोले की स्पेलिंग तो सही लिखी है, भटूरे की स्पेलिंग आपने गलत लिख दी। चलिए भाई, अंडरस्टूड दिस? तो झटपट बच्चों लिख लें इसको, अगले लेक्चर में हम न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करेंगे इसके।
झटपट इसको लिख लीजिए, वेरी क्विक एंड फास्ट।